स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि हम जानते हैं 27 फरवरी को क्लास 10 का साइंस का पेपर होने वाला है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने एमसीक्यू इसके बना दिए हैं, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। उसका मैं लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगा। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर का है, जो कि फिजिक्स है। तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखो क्या है कि परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन में जो था कि ये एक परावर्तक पृष्ठ था, यहाँ से एक रेखा आती है, प्रकाश की किरण आती है, और प्रकाश की किरण ये चली जाती है। तो ये आपतित किरण होती थी, ये परावर्तित किरण होती थी, ठीक है। और ये आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पे ये अभिलंब होता था। ये तीनों एक ही तल में होते थे, ठीक है। और आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण है ये बराबर होता है, इसके नियम हो गए, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल होंगे, आप इन्हें अपने नोट्स में से कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा थ्योरी आपको बस पढ़ना है, समझना है क्या हुआ है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट में मुझे सिर्फ कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें इसके जो है थ्योरी प्रोवाइड कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, ठीक है। इसमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। देखो, जैसे पहले तो अपवर्तन था। अपवर्तन कैसे है, जैसे सपोज कर लो कांच से हुआ, तो कांच का ये एक बॉक्स है। अब यहाँ पे वायु है, वायु एक विरल माध्यम होता है, कांच एक सघन माध्यम होता है। तो जब जो हमारी ये हो गया आपतन बिंदु, यहाँ से ये ना, ये अभिलंब है। और जब भी कोई रेखा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसमें अपवर्तन के जो नियम है वो क्या है कि जो इसका नाम है आपतित किरण, इसका नाम है अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में। ये वाला हमारा आपतन कोण है, ये हमारा आपतित कोण है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह जो होती है वो एक नियतांक होती है, ठीक है। तो ये स्नेल का नियम भी है जो 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्नेल का नियम भी आपको याद कर लेना है ये, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन और इसके नियम क्या क्या है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे से क्या पूछा जा सकता है, देखिए, दर्पण तथा लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपसे कह दिया जाए कि एक, देखो दर्पण, सबसे पहले मैं दर्पण बता देता हूँ। ये अवतल दर्पण होता है जिसमें कि भारी पृष्ठ कैसा होता है, जिस पर रंगाई हुई रहती है भारी पृष्ठ पे, ठीक है। और एक ये होता है उत्तल, जिसमें अंदर की तरफ रंगाई होती है, और बाहर का जो है बाहर वाला पृष्ठ इसका कैसा होता है, वो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये हो गया आपका अवतल, ये हो गया उत्तल। ऐसे ही लेंस होते हैं, ये आपका उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो बीच से मोटा जो होगा वो होगा आपका उत्तल लेंस, और जो बीच में से पतला होता है वो अवतल लेंस हो जाएगा। ये उत्तल, ये अवतल लेंस। तो अब क्या करना है, इनके बनाने के नियम। इसमें देखो, उत्तल में भी बनने के 6 नियम है, और ऐसे ही इसमें भी उत्तल में भी बनने के 6 नियम। क्या मतलब, इनके प्रकार हैं, क्या जैसे हम वस्तु रखेंगे उस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कैसे कैसे बनेंगे ये। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे अवतल दर्पण पे यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। देखो, इसमें वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ऐसे ही वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत और सी के बीच रखी हुई है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो एफ और सी के बीच बन रहा है। जैसे जैसे वस्तु इधर की तरफ जाएगी वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब एफ से इधर की ओर बनना शुरू हो जाएगा। सी पे प्रतिबिंब सी पे बनना था। तो इस पर क्वेश्चन बता देता हूँ मैं किस प्रकार पूछा जा सकता है। जैसे सपोज कर लो कि उसने वो पूछ लेगा कि कोई वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, सी और एफ के बीच में रखी हुई है, और उसका प्रतिबिंब स्थिति और प्रकृति बताओ कैसा होगा। तो आपको बताना ऐसे, ये किरण आ रही खींच के आपको ये बताना होगा कि प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। तो इस ऐसे ही मैं आपको उत्तल में दिखा देता हूँ कैसे बनेंगे। उत्तल में कुछ इस तरीके से बनेंगे। उत्तल में सिर्फ 2 ही चित्र हैं, उत्तल के 2 चित्र याद कर लोगे। देखो, अनंत पे अगर उत्तल दर्पण में अनंत पे कोई वस्तु रख दी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस दूरी पे। वो भी कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, ठीक है ना। बिंदु साइज का बनता है वैसे भी। और इसमें वस्तु जो है आप कहीं पे भी रख लो, दूसरी बार वस्तु कहीं पे भी रख लो, यानी एफ जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका कहीं पे भी रखने से मतलब है इसका कि आप अनंत और पी के बीच कहीं पे भी रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, हमेशा पी और एफ के बीच ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब ये वाले जब आप 2 चित्र याद कर लोगे, ऐसे ही आपको याद करने हैं उत्तल के। उत्तल लेंस मतलब लेंस के याद करने हैं। ये तो था, खैर ये दर्पणों का था।
अब लेंसों को याद करने के लिए मैं लेंसों की भी दिखा देता हूँ आपको लेंसों में ये वाले आपको याद करने हैं। देखो उत्तल के हैं, उत्तल के लिए हैं ये, आपको ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस ये है कि इसमें प्रतिबिंब इधर की तरफ बनता है क्योंकि अपवर्तित हो जाता है प्रकाश। ये 2f1 मतलब सी है। अब देखो इसमें भी क्या है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो f पे बनता है। ऐसे ही जैसे जैसे अनंत से इधर की तरफ बढ़ाते हैं, प्रतिबिंब भी f से दूसरी तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु, जैसे ये वाला देख लो, ये वस्तु इन्होंने पूछ लिया कि कोई वस्तु कहाँ सी और एफ के बीच में रखी हुई है ना, तो उसका किरण आरेख खींचकर उसकी प्रकृति, साइज और स्थिति बताइए। तो बस आपको ये खींचना होगा और ये बताना होगा। तो इन पे आप नज़र जरूर डाल के जाएं, ये पेपर में इनमें से कोई सही पूछा जा सकता है। अब आप इस पे देखो, ये जो है आपका ये उत्तल के लिए है जो ये सारे थे, और ये जो नीचे वाला है हमारा अवतल लेंस के लिए है। तो अवतल लेंस के लिए देखो कैसा है कि ये जो है किरणों को फैला देता है, ये भी ध्यान रखियो कि ये किरणों को फैला देता है, तो इसका नाम अपसारी लेंस है। ठीक है, ये क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो इसका नाम अभिसारी लेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी की, जो फोकस है दूरी की, इनकी डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है दर्पण व लेंसों के प्रयोग। ठीक है ना, दर्पण व लेंसों के प्रयोग आपको देख लेने हैं। और f बराबर r/2 यह है फोकस दूरी, जो अभी मैंने आपको बताया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला n बराबर c/v होता है। ठीक है, मतलब माध्यम में प्रकाश, ये है ना नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल और यह है निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि दूसरे चैप्टर से है फिजिक्स के, इसमें पूछा जाएगा आपसे मानव नेत्र चित्र सहित। आप है ना, मानव नेत्र बनाइए चित्र सहित। ठीक है ना, वो आपको देख लेना है मानव नेत्र में क्या क्या है। नामांकित चित्र पूछा जाता है क्योंकि आपको नाम भी लिखने होते हैं वहाँ पे सारे के सारे। तो कॉर्निया, रेटिना, ठीक है ना, वे सब, कांच कक्ष, जलद्रव, वो सब आपको बना के, है ना, आँख का नेत्र का चित्र बना के ना आप सब लिख देंगे। उसके बाद नेत्र का निकट बिंदु है, दूर बिंदु क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष, ये आप जरूर करके जाओ। दूर नेत्र के दोष, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये तो बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना। ठीक है ना। तो नेत्र के दोष में देखो, अगर मैं बताऊँ आपको, दूरदृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ऐसे निकट भी ऐसे होता है जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। जरा दूरदृष्टि दोष उम्र के कारण होता है, इसमें दोनों ही हो जाते हैं, ना पास का दिखाई देता है ना दूर का। ऐसे ही फिर एक इसके बाद है मोतियाबिंद, जब आँख में दूधिया सा हो जाता है, हमारा जो पुतली है वो दूधिया सी हो जाती है, तो वो वहाँ पे मोतियाबिंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके निवारण भी आपको कर लेना है याद पूरा। इसे विस्तृत क्वेश्चन मान के चलिए आप, विस्तृत मतलब 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो 2-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, मतलब 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वैसे तो, लेकिन दूर 2-2 में करके भी दे सकते हैं। दूरदर्शी दोष और निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण, दोनों चीज़ आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण और समंजन क्षमता। मतलब वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण होता है। देखो जैसे प्रिज्म है, ये प्रिज्म था, इससे कोई श्वेत प्रकाश की किरण निकल ली, तो श्वेत प्रकाश की किरण हम जानते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे 7 पार्ट्स में, जो भी किस प्रकार से निकलती है, विब की ओर से, है ना, VIB, विब, GYOR, ऐसे करके 7 रंग निकलते हैं विब की ओर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये हमें याद कर लेना है। इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, समंजन क्षमता, हमारी आँख की जो क्रिस्टलीय लेंस है उसका अपने आप ही फोकस दूरी को समायोजित कर लेना, उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वाले 2 चैप्टरों के, वो है न्यूमेरिकल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखिए इसके चैप्टर, बाकी चैप्टरों को देखते हैं, इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है देखो फिजिक्स का विद्युत, है ना। विद्युत वाले चैप्टर से हमारे से क्या क्या पूछा जा सकता है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना, विद्युत विभव क्या है, ठीक है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, है ना, ये होगा रेजिस्टेंस। और विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो तो नीचे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो जो मैंने लिखा हुआ है वो डेफिनेशन है सबकी, इनकी डेफिनेशन हमें जरूर कर लेनी है। इसमें मैं एक डेफिनेशन और ऐड करूँगा, वो होगी हमारी शक्ति की डेफिनेशन, P पावर मतलब वोट, इसका मात्रक वोट होता है। एक दूसरी बात, इनके सबके मात्रक आपको जरूर ढंग से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। देखो इसका फॉर्मूला क्या है वैद्युत प्रतिरोधकता का, कैसे बनाओगे, है ना, रो, इसको बोलते हैं रो, वैदिक, ये रो P है, P जो दिखाई दे रहा है वो रो, उसे रो बोला जाता है, P नहीं है रो। तो जब कोई रोता है तो क्या होगा, राल, RA/L, राल। ठीक है, जब रोते हैं तो राल निकलती है, तो फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर राल। ठीक है, तो R हमारा क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है, और ये ए क्या है, ए जो आपका है एरिया है, L आपकी लंबाई है। ठीक है, किसकी, चालक तार की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम किसे कहते हैं, मतलब ओम का नियम क्या है। ठीक है, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटे नंबर में आया तो कम में
उसी हिसाब से लिख देना आपको। और अगर सत्यापन भी आ गया इसका तो बड़े नंबर में आएगा, 6 नंबर में कम से कम पूछा जाएगा ये आपसे। तो इसमें हमें ये कर लेना है ज़रूर से ज़रूर। ओम का नियम जैसे ये होता है ना, इसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। यदि किसी विद्युत यानी चालक तार की क्या ना बदली जाए, लंबाई एल, क्षेत्रफल ना बदला जाए, है ना, और ताप ना बदला जाए यानी टेम्परेचर ना बदला जाए, और एक और चीज़ होती है वो है वो है चालक तार का पदार्थ। अगर ये 4 चीज़ ना बदली जाएँ तो जो उसके तारों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, V समानुपाती I। तो जो बनता है वहाँ से V समानुपाती I, तो V बराबर आई आर। यहाँ पे जो R है वो एक क्या था, नियतांक था। तो किसी भी तार के लिए R प्रतिरोध क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ओम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका सत्यापन पूछा जाता है। इसका सत्यापन बताने के लिए आप बिल्कुल एक नियम, मतलब आपकी जहाँ भी नोट्स है वहाँ पे दिया होगा वैसे, लेकिन अगर सत्यापन बनाना है तो सत्यापन में आपको ये दिखाना होता है कि इसमें एक सीधी रेखा आएगा V और I के बीच जब हम एक ग्राफ खींचते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या होगा ये। इसमें देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का विस्तृत का। अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि या तो वो पूछेगा समांतर क्रम में जुड़े चालकों का प्रतिरोध, ठीक है, चालकों का तुल्य प्रतिरोध, या फिर श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों का तुल्य प्रतिरोध पूछेगा। तो देखो ये आपको जरूर देख लेना है, जैसे कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3। ये हो गया आपका समांतर क्रम का। आर बराबर तीनों को सीधा जोड़ दो तो वो हो गया आपका श्रेणी क्रम का। उसके बाद 6 नंबर में जो वो मतलब पूछता है तो लास्ट में उसके ये भी पूछेगा कि इसका इनका निष्कर्ष क्या निकला। समांतर क्रम में जो हमारी वोल्टेज बराबर होती है ना, श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है। तो इनका निष्कर्ष भी आपको बताना है। तो जैसे मैं आपको बताऊं समांतर क्रम के बारे में, कि समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध देखा जाए तो कम हो जाता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ है। इसमें धारा आई मैंने आपको बता दिया। इसमें ना वोल्टेज किसके अनुपात में होती है, प्रतिरोधों के अनुपात में होती है। इसमें धारा प्रतिरोधों के अनुपात में होती है। ठीक है, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस पे देखो, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। जैसे ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ये करके ये दे दिया, फिर यहाँ पे ना कुछ और प्रतिरोध दे दिया, यहाँ पे दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, फिर से एक श्रेणी क्रम में ऐसे यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे से वो यहाँ पे उसने बैटरी लगा दी। उसके बाद यहाँ पे भी दो प्रतिरोध जोड़ दिए इस तरीके से श्रेणी, ये हो गए हमारे समांतर क्रम में। अब यहाँ पे उसने 2 दे दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, है ना, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे कोई भी ऐसे 12 वोल्ट की बैटरी दे दिया। पूछेगा क्या, ऐसे पूछ लेगा तुम्हारे से क्वेश्चन कि भैया जी ऐसा है कि यहाँ से चलने वाली धारा बता दो आई, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लो आर, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है आर, और धारा बता दो आई। और यूँ पूछ लेगा कि इस वाले 2 ओम में ये बताओ वोल्ट कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा वो। 6 नंबर में आपसे पूछेगा इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो कि 23 फरवरी की रात को 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। याद कर लो, बहुत आसान है याद करना इसे, मतलब इसमें कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया ना, देखो अगर मैं ये रो लिखा हुआ है, रोए का तो राल निकलेगा, तो ये बताया था अभी। तो यहाँ से ना एक चीज़ बनाओ कि आर निकाल लो यहाँ से। तो आर बराबर जब निकाल लोगे, आर बराबर एल रो के पास गया, तो रो एल अपॉन किसके हो गया, ए के। ठीक है, तो आर के सामने कौन है, एल, तो लंबाई बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात कि अगर तुमने क्या किया कि ये ना यो ए है, यो है एरिया, एरिया इसके नीचे है, मतलब जब ये होगा व्युत्क्रमानुपाती में, तो अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये और भी कम हो जाएगा। एरिया घटाऊंगा तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एरिया घटाता हूँ इसका तो भाग में कम चीज़ आ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगा। तो एरिया पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक देख लो, चालक का पदार्थ बदलने पे प्रतिरोध बदल जाता है। 3 चीज़ों की, टेम्परेचर पे भी आपको बता देना, टेम्परेचर पे भी ऐसा ही है कि अगर हम शुरुआत में टेम्परेचर पे भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। इसका ये हो गया हमारा, ये अब 4th चैप्टर के क्वेश्चन आ गए आपके। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है ना, वैद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव के नियम क्या है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको कहते हैं, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है। लेंज वाला नियम बता देना है आपको इसमें। अब दूसरे वाला जो डी, जो ई है, ई बराबर डी माइनस के डी5/dt वाला नियम है, वो बता देंगे। तो ये दोनों नियम उसके अंदर हो जाएंगे। लेंज का नियम जो कि कहता है कि जिससे उत्पन्न हुई है उसी का ही विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाएं और बाएं हाथ का नियम। देखो कुछ इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये है चुंबकीय, देखिए ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
ठीक है। इसमें अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाने वाली उंगली और विद्युत धारा को दिखाने वाली उंगली। तो इसमें क्या है कि अगर हम अपनी उंगली को, जैसे इसने फैलाया हुआ है, अगर हम अपनी अपने बाएं हाथ के अंगूठा, पहली उंगली और ये वाली उंगली जो कि तर्जनी मानी जाती है, तर्जनी और मध्यमा है ना, तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों क्या हो जाएं, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाएं। तो उसके बाद अगर अंगूठा जो है क्या दिखाए, अंगूठे को अगर हम छोड़ दें तो ये अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है और जो हमारी ये मध्यमा उंगली है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, अंगूठा क्या दिखाएगा, ये अंगूठा आपका विद्युत बल को दिखाएगा। अब इसकी देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। एफ माने फोर्स और बी माने यहाँ पे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, बी से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत धारा को आई से। तो बस आपको देखो क्या याद रखना है, एफ बी आई, एफ बी आई, ठीक है, एफ बी आई, एफ बी आई। सोचो क्या है एफ बी आई, है ना, सोच के बताना मुझे, कमेंट में लिखना कि एफ बी आई कौन है। तो एफ बी आई में देखना है आपको, बस क्या है, एफ बने फोर्स, बी फॉर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आई मतलब विद्युत धारा। तो आपको बस देखो, जो बाएं हाथ का नियम है ऐसे बी बनता है, ठीक है, बी बन रहा है। तो जो बी बन रहा है ये, उसके हिसाब से आपको क्या याद रखना है कि जो बाएं हाथ का नियम है ना वो बल को बताता है, जो दाएं हाथ का नियम है बिल्कुल सेम है, बस ये कहना है कि दाएं हाथ के नियम में जो दाएं हाथ का नियम है वो विद्युत धारा बताता है, विद्युत धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया, अब अंगूठे का नियम, ठीक है, एक अंगूठे का नियम भी है इसके अंदर, वो भी हमें देख लेना है, चेकआउट कर लेना है कि वो भी पूछा जा सकता है। आपके जो भी नोट्स हैं उसमें से या जो भी आपने मॉडल लिया उसमें आपको जरूर ये मिल जाएगा। तो देखो एक बार फिर भी देख लो कि दाएं हाथ के अंगूठे कार दिया हुआ था, ठीक है, अगर उसे हम हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे, जो अंगूठा है हमारा वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाए, तो जो हमारी उंगलियां होंगी जिस भी दिशा में जाएंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। यही जो है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है। ठीक है, इसी प्रकार पेंचमापी का नियम भी है, वो ये सेम ही है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो कि बी से दर्शाया जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है। फिर उसके बाद पूछा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और इनके गुण। इसे तो आप जरूर से जरूर कर लें, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और उनके गुण, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनके गुण आपको याद कर लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल से मतलब साउथ पोल से किधर से निकलती हैं, वो याद कर लेना है आपको। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं में आपको ये याद कर लेना है, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, ऐसे है ना, साउथ पोल में अंदर से प्रवेश कर रही हैं, ऐसे साउथ पोल से प्रवेश कर रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है ना। ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ये एक दूसरे बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को तो वहाँ पे एक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर क्यों नहीं काटती हैं, तो उसका क्वेश्चन का आंसर भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है अब। इसमें देखिए यह है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और डायनेमो, ठीक है, एसी डीसी जनरेटर और इसके उपयोग। तो ये कैसे कैसे पूछा जाएगा, देखो या तो विद्युत मोटर पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, 6 नंबर में आने वाला है, चित्र सहित आपको चित्र भी बनाना है, विद्युत मोटर का सिद्धांत भी लिखना है, क्रियाविधि लिखनी है, ठीक है, और इसके क्षेत्र चुंबक जो होता है ना। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि विद्युत मोटर और जनित्र में अंतर पूछ लिया जाता है। विद्युत मोटर और जनित्र में अंतर है कि ये विद्युत मोटर क्या करता है, इसमें हम विद्युत धारा देते हैं तो ये हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है, इसमें हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो हमें इसमें विद्युत धारा मिलती है। डायनोमो दोनों काम करता है, ठीक है। एसी डीसी जनरेटर हैं अलग अलग, ठीक है, एसी डीसी जनरेटर में भी अंतर पूछ लिया जाता है। एसी जनरेटर में प्रत्यावर्ती धारा बनती है, डीसी जनरेटर में क्या बनता है, डीसी धारा बनती है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन फिर दूसरी जो मतलब जो दूसरा अंतर है मेन, वो अंतर क्या होता है कि एसी के अंदर सर्पी बल्ले होते हैं और डीसी के अंदर जो है विभक्त बल्ले अलग होते हैं। इनके उपयोग आपको याद कर लेना है, छोटे खिलौने में प्रयोग किया जाता है या किस काम के लिए आता है वो सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो विद्युत मोटर और जनित्र को तो जरूर से जरूर याद कर लो। देखो इनकी क्रिया विधि ही अलग है, बाकी इनका चित्र तो लगभग सेम ही है, एक बार चित्र बना के देख लोगे तो वो आपकी समझ में भी आ जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिद्धांत सहित आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है, देखो इसमें भले ही 8 में मैंने ऐसे लिख दिया लेकिन ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, जनित्र क्या है, डायनोमो क्या है, ठीक है, एसी डीसी जनरेटर, ये 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, भू संक्रमित तार क्या है, इसका उपयोग, ठीक है ना। ये मैंने अभी बस ये देख, वैसे तो पिछले कई सालों से मैंने देखा नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन फिर भी भू संक्रमित तार क्या है इसका उपयोग आपको पढ़ लेना है। कि देखो भू संक्रमित तार, देखो तुमने देखा होगा कि हमारे बोर्ड में इस तरीके से 3 प्लग लग मतलब प्लग में जो बोर्ड रहता है, बोर्ड इसमें ऐसे होते हैं, है ना, जो भी इक्विपमेंट आते हैं जैसे फ्रिज हो गया, प्रेस हो गया, उनमें 3 बिंदु लगे होते हैं। तो 3 बिंदु इसलिए होते हैं कि ये जो है ये अर्थिंग वायर होता है। जब भी कभी करंट गलती से किसी इक्विपमेंट में कोई तार टूट के गिर जाता है, ठीक है, और वो टच करने लगता है, प्रेस है जैसे, तो वो आपसे अगर गलती से टच हो जाए तो वो करंट जो है आपसे ना होकर कहाँ से होकर जाएगा, निम्न प्रतिरोध वाले सिरे से होकर जाएगा। तो निम्न प्रतिरोध सिरा जो होता है वो अर्थिंग करे रखता है जो, तो वो अर्थिंग से होकर चला जाता है, ठीक है, तो आप उसमें शॉक लगने से बच जाते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए चलिए केमिस्ट्री का देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स भले ही आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर देख लो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जरूर पूरा देख लो। अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए, अभी भी हमारे पास 5 दिन बचे हुए हैं, आप ये क्वेश्चन करके भी, मेहनत करके भी यहाँ से भी अच्छे नंबर ला सकते हो।
बस आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना कि अब मेरे पास 5 दिन बचे हुए हैं मैं तो बहुत उसी दिन करूँगा। तो बस ये करना है कि आपको रोज़ पढ़ना है, ठीक है, रोज़ पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी भी कर लोगे तो इनमें से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं इनके प्रकार उदाहरण सहित, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अभिक्रियाओं में अंतर भी देखना है कौन कौन से होते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ये सब अभिक्रियाएं हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है कि उन सब के उदाहरण याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, देखो H2 + Cl2 ये क्या बन जाएगा, HCl। तो ये दोनों जुड़ गए तो संयोजन अभिक्रिया होगी। एक आपको मैं बताऊं CaO + H2O, मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद COAOH का होल ट्वाइस बन गया, ठीक है ना, प्लस जल मतलब उष्मा निकली, सॉरी उष्मा निकली। तो इसमें उष्मा निकली तो ये क्या है, उष्मा छेपी। तो जिसमें उष्मा निकलती है वो उष्मा छेपी है, जिसमें उष्मा देखते हैं हम वो क्या होती है, उष्मा शोषी होती है। तो आपको ये सारी की सारी अभिक्रियाएं याद रख लेनी है। उष्मा शोषी हो गई, उष्मा छेपी हो गई। उसके बाद एक अभिक्रिया आती है, आपको बता दूं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये याद कर लो। सारी अभिक्रियाएं है ना, कोई सी भी अभिक्रिया पूछी जा सकती है आपसे, वहाँ संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, और ये दो तो मैंने आपको बताई दी। नेक्स्ट जो आपसे पूछी जा सकती है वो जैसे अपचयन, उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जिसे आप कहते हो, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, है ना, वे सारी आप याद कर लेना। नेक्स्ट जो इसमें है वो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकृत गंधिता, ठीक है ना, विकृत गंधिता कर लेना। इसमें विकृत गंधिता किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण H2 + Cl2HCl, जैसे ये लिखा हुआ था। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि आपको अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना है कि जितनी H इधर है उतने ही, मतलब H इधर होने चाहिए, जितने Cl2 इधर हैं उतने Cl2 इधर होने चाहिए। तो H2 और Cl2 अगर मैं देखूँ तो इधर कितने हैं, दो दो। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो ये दोनों पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहले चैप्टर में से आप अगर ये सब कर लेते हैं तो बस इतना ही बहुत है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पे सवाल जरूर करके देख लेना। मतलब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पे सवाल करने से मेरा मतलब है कि ऐसे ही कोई भी आपको असंतुलित अभिक्रिया दे देगा या रैंडमली एक ऐसे ही अभिक्रिया दे देगा कि जिसमें आपको अभिक्रिया पूरी हुई वही नहीं है। जैसे यही है CaOH का होल ट्वाइस आ गया, ठीक है। और इसको क्या करवा रहा है, वो कह रहा है कि इसे गर्म कर दिया। तो गर्म करके क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा और वो भी बताना पड़ेगा। जब चलो सपोज कर लो इसे ही हटा दिया, ये है ना, ये CaO था, प्लस इसमें क्या कर दिया, H2O कर दिया। और आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे क्या बनेगा और उसे संतुलित करके दिखाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके की अभिक्रियाएं आपसे पूछ सकता है वो। तो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। अम्ल व क्षार है ना, अम्ल क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। आर्हेनियंस के अनुसार इनकी अभिक्रिया जो आर्हेनियंस था उन्होंने किस तरीके से इनकी परिभाषाएं बताई थी। जैसे कि ये बताया था ना, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसके बेसिस पे इनकी परिभाषाएं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें लवण और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विरंजक चूर्ण। जो भी रासायनिक अभिक्रिया याद करोगे ध्यान रखना वो क्या करनी है, वो विद एग्जाम्पल याद करनी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके वहाँ पे। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। विरंजक चूर्ण के साथ साथ और क्या पूछा जा सकता है आपसे, धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा क्या है, या फिर बेकिंग पाउडर। अब देखो ये तो पूछा जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है। दूसरा इनसे आपसे पूछा जा सकता है कि इनके उपयोग बताओ और बनाने की विधियाँ क्या है। एक जैसे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अगर, तो धावन सोडा बनाने की एक विधि लिखो, इसके कोई इन्हीं दो उपयोगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ठीक है ना, वो भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखो, ये भर्जन निस्तापन उदाहरण सहित, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया हमारा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ये जो केमिस्ट्री का था तीसरा चैप्टर आ गया। अब तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, भर्जन निस्तापन उदाहरण सहित आपको याद कर लेना है और इनका अंतर भी, ठीक है। अगर भर्जन और निस्तापन याद कर लेते हैं तो उदाहरण तो खुद ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रातु क्या है, पीतल और कांसा, है ना। जैसे मिश्रातु क्या है, पीतल और कांसा इसके एग्जाम्पल हैं। मिश्रातु क्या है, ये 2 एक नंबर का क्वेश्चन है, मिश्रातु जो है वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है संचारण, संक्षारण क्या है, ये संक्षारण किसे कहते हैं, इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। इससे बचाव के उपाय एनोडीकरण है ना, जस्ता लपेट देते हैं, एक वो है यश दलेपन है, ठीक है ना। पेंट लगाकर हम संक्षारण से बचा सकते हैं। किसी चीज़ पे जंग लग गया उसे संक्षारण कहते हैं। तो जंग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं और उसे ही क्या कर लेते हैं, फिर पेंट लगा के उसे लगने से बचाते हैं, ठीक है। तो वो संक्षारण है। ऐसे ही जैसे हम क्या कराते हैं
कि जो हमारी किल्ले होती हैं, जो भी हमारे घरों में लोहे का सामान होता है, खिड़कियाँ या रेलिंग्स, तो हम उन पे क्या करके रखते हैं, पहले से ही उन पे पेंट करा देते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे, संक्षारण ना हो उनका। ठीक है, तो थर्मेटाभिक्रिया कर लेनी है आपको। थर्मेटाभिक्रिया एनोडीकरण पता होना चाहिए आपको किसे कहते हैं, थर्मेटाभिक्रिया क्या है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसी चैप्टर से, इस चैप्टर से कम इम्पोर्टेंट है ये मध्य अभिक्रिया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं वैसे, लेकिन तो कुछ एक ऐसे हैं जिन्हें करना ही करना है ना, ये भी है। इनमें सारे ऐसे ही बता रहा हूँ वैसे जिन्हें करने ही हैं। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण क्या है, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं का निष्कर्षण आपको देख लेना है। ZnCu ये सब मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में आती हैं, है ना, तो इनका आपको निष्कर्षण देखना है। एक है वैद्युत अपघटनी विधि, शोधन में प्रयोग होता है इसका। जब धातु कितना, जब धातु इन सारी प्रक्रियाओं से निकल जाता है निष्कर्षण से, और वो 99% हमें अगर शुद्ध करना है या 99.99% शुद्ध करना है, तो वैद्युत अपघटनी विधि का उपयोग उसमें किया जाता है ताकि उसकी सारी अशुद्धियाँ दूर की जा सके। ठीक है, वो कुछ ऐसे करके इसमें एक, ठीक है, बॉक्स होता है जिसके अंदर लवण विलयन ले लिया जाता है। इसमें एक अशुद्ध छड़ का जो अशुद्ध पदार्थ है जो हमारे पास, उसका वो बना लेते हैं हम एनोड, और एक कैथोड बना लेते हैं शुद्ध पदार्थ की, और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस अशुद्ध छड़ से, अशुद्ध जो छड़ है उससे, ये वाला ना, जो ये वाला है, इसमें इसको माइनस बना, इसको ना प्लस बनाएंगे और इसको माइनस बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो छड़ से, इस वाली छड़ से इसके अंदर जाएगा, जो भी Cu, अगर सपोज कर लो Cu है तो Cu इसके अंदर जाएगा, और Cu फिर वापस आके इस पर चिपक जाएगा। तो ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जो भी हमारी गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, तो उसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, इधर नहीं बैठेगी वैसे, वो इधर की तरफ बैठेगी, एनोड की तरफ। ठीक है ना, तो ये इसके हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के क्वेश्चन थे सारे, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 1। ठीक है, इन सब के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। अब मैं आपको लास्ट 2 चैप्टर के भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो देखिए, यह है कार्बन व उसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से है। सबसे पहला है कार्बन की सर्वोत्तमों की प्रकृति, और हमें याद कर लेना है IPSC नेम भी। ठीक है, तो IPSC नेम की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि IPSC नेम पे मैं एक छोटी 5 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ, 5 से 7 मिनट की। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि IPSC नेम किस तरीके से बनाए जाते हैं या किस तरीके से रखे जाते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना। वो भी आपको कल लगभग मुझे लगता है 12 बजे के करीब मिल जाएगी। ठीक है, 23 फरवरी को 12 बजे में आपको मिल जाएगी वो, तो उसे आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि कम से कम 2 से 3 नंबर के IPSC नेम कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछ ही लिए जाते हैं। तो कार्बन की सर्वोत्तम की प्रकृति है ना, श्रृंखलन का गुण होना, इसकी संयोजकता 4 होना। ठीक है, इसकी दोस्ती, मतलब दोस्ती या व्यवहार से मतलब है कि किसी से भी क्रिया कर लेता है, तो इस वजह से इसकी सर्वोत्तम की प्रकृति पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताता हूँ। देखो, इसका ट्रिक एक याद रख लेना, ये CN। ठीक है, H2N+2 CN, H2N+ सॉरी माइनस। ठीक है, और एक होता है CnH2n। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक है, ये है एल्केन। ठीक है, एल्केन, जिनमें भी एल्केन लगा होगा वे क्या होंगे, संतृप्त। और ये दोनों होते हैं, ये है एल्कीन। ठीक है ना, और ये है हमारा, ये है एल्काइन। ठीक है, एल्केन, कीन और एल्काइन। ठीक है ना, तो जिनमें भी केन लगा होगा या जिनमें 2 गुने से 2 अधिक होगा, जितने कार्बन है उन कार्बन से 2 गुने से 2 अधिक होगा तो एल्केन होंगे, है ना, ये संतृप्त होंगे। ठीक है ना, तो कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो ये संतृप्त होंगे, ये दोनों असंतृप्त होंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण आपको देख लेना है जरूर से जरूर, हाइड्रोजनीकरण क्या है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजनीकरण में जैसे संकलन अभिक्रिया पूछी जाती है, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साबुन से सफाई की क्रिया ना, साबुन से सफाई की क्रिया 2 या 4, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइन की है, उसे आप देख लेना है। साबुन से किस तरीके से सफाई की जाती है, अपमार्जक साबुन, देखो साबुनीकरण और अपमार्जक। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है और अपमार्जक किसे कहते हैं, ये दोनों के दोनों आप मतलब छोटे छोटे हैं, इनके फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। क्रियात्मक समूह, देखो ये मैं आपको IPSC नेम वाली वीडियो में समझा दूँगा, क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं, क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से ये वाला ना। तो एथिल अल्कोहल व एसिटिक अम्ल के भौतिक रासायनिक, ठीक है, गुणधर्म। भौतिक रासायनिक गुणधर्म से इनमें मतलब है कि आपको क्या याद कर लेना है, एथिल अल्कोहल व एसिटिक अम्ल के जो आपके देखा होगा नोट्स में है, बुक में देखा होगा आपने कि वे जो 3 से 4 अभिक्रिया हैं इसकी एथिल अल्कोहल की, भौतिक गुण तो आपको याद करने ही है, साथ में इनकी रासायनिक गुण याद करने हैं कि एथिल अल्कोहल किस किससे अभिक्रिया करेगा, क्या क्या। ठीक है ना, 3 से 4 अभिक्रियाएँ इसकी, ऐसे ही 3 से 4 अभिक्रियाएँ एसिटिक अम्ल की, वो याद कर लेनी है आपको। एनोडिक इसका अभिक्रिया एसिटिकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही एथिल अल्कोहल की एक अभिक्रिया है जो कि इसमें क्या करता है, इसको जब हम क्या करते हैं K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये एसिटिक अम्ल में बदल देता है, वो एक अभिक्रिया है जिसका नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट है दहन। देखो, किसी कार्बनिक यौगिकों में दहन क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में संकलन अभिक्रिया क्या है, समझाते श्रेणी किसे कहते हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के, अपने चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का। इसमें बताया गया है कि मेंडलीव का मूल और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम, ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें दोनों में क्या अंतर है मेन, तो वैसे देखो, एक में तो परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, एक में तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और दूसरे में बस यहाँ पे आ जाती है परमाणु संख्या के आवर्ती होते हैं। ठीक है, तो ये जो आधुनिक आवर्त है वो तो किस पे निर्भर है, ये तो परमाणु क्रमांक पे आधुनिक वाला, परमाणु संख्या पे कौन सा है, मूल वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखना है आपको, परमाणु मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता व दोष, ये देखना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ये। ठीक है, उपयोगिता अलग है, दोष अलग है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग देखने हैं। 2 बिल्कुल अलग हैं, ज़्यादा मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वाले चैप्टर से एक है कि जैसे क्लोरीन 17 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा, तो क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो हमें बताना है कि इसका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा। तो अगर हम इसका आवर्त सारणी में स्थान बताना चाहते हैं तो इस तरीके से बताएंगे, तो हम इस ना 17 है, इसका वो लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो कितनी कक्षाएं बनी, पहली, दूसरी, तीसरी। तो कक्षाएं बताती हैं कि आवर्त कौन सा है। ठीक है, तो तीसरा आवर्त हो गया। ठीक है, कक्षाएं बताती हैं कौन सा आवर्त है, तो इसका आवर्त हो गया हमारा तीसरा। अब ये जो लास्ट में जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो हमें बताते हैं कि उसका वर्ग या समूह कौन सा होगा। तो अगर यहाँ पे 3 से कम कक्षाएं हैं तो इसमें 10 जोड़ देना है हमें लास्ट वाले में। तो जब इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो 10 + 7, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा वो 17वां वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 से कम वाले में करना है ऐसा। ठीक है ना, और 2 से ज़्यादा, अगर यहाँ 2 से ज़्यादा हो तब ऐसा करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न का परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो निम्न का परिवर्तन, निम्न में कौन कौन है, परमाणु आकार कैसे बदलता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार किस तरीके से चेंज होगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार कैसे चेंज होगा, संयोजकता कैसे चेंज होगी, विद्युत ऋणात्मकता कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो मैं आपको देखो इसमें बता देता हूँ, 2 परमाणु आकार कैसे चेंज होगा। अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, और एक बना देता हूँ मैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे लिखा मैंने परमाणु आकार। ठीक है, और दूसरे में लिख दिया मैंने आपका जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो अब मैं इसमें बताऊँ, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु आकार जो होता है हमारा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार हमारा घटता है। ठीक है, और नीचे ऊपर से नीचे, ये उल्टा हो गया, ऊपर से नीचे जाते समय आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते समय हमारा परमाणु आकार बढ़ता है। ऐसे विद्युत ऋणात्मकता जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता हमारी घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और क्वेश्चन नहीं बचे वैसे तो। अब और आपको क्या बताऊँ कि इसमें जो भी मैं आपको बताया है वो सारा ही आपको कर लेना है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका श्योर अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, जो भी बायोलॉजी का बचा हुआ है वो आप क्या करें, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं 5 साल के, उनमें कम से कम देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप वे सब कर लो अपने आप से। आप वो अपने आप से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपके लिए एक और जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है जो बोर्ड की तरफ से दिया गया था उसका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे M4M मैथमेटिक्स चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो देख सकें। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपका ये विज्ञान का पेपर बढ़िया तरीके से आप इसे देकर आएँ। ठीक है, लिखना बस आपको इस तरीके से है कि आप बिल्कुल भी मतलब गलत ना लिखें, वहाँ सही ढंग से लिखें, तरीके से राइटिंग साफ रखें, हेडिंग वेडिंग लेकर जाएँ। ठीक है ना, बाकी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अगर इनमें आपको कोई दिक्कत है तो आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर, मतलब चाहते हैं कि मैं प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बस इतना ही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक।